हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा जो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो रेजिस्टेंस था सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में उससे कुछ आगे बढ़ते हुए ना कुछ और काम करते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था सभी को, अगर ध्यान हो बेटा, इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क पे ही वो क्वेश्चन दिया था। इनफेक्ट आपको इस टाइप का क्वेश्चन था। उसमें शायद लास्ट क्लास में ना ऐसा कुछ हुआ था कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आना था, वो मिस हो गया था। ये शायद R था, ये 2R, ये R, ये R, ये 2R, ये R, ये R, अप टू इन्फिनिटी। इस तरह का जो लेडर नेटवर्क था, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने को दिया था। होपफुली सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो आइडिया वही था कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो भाई इसके बाद वाले को ना मैंने क्या किया था कि लेट आर ए बी, ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस था भाई उसको हम एक्स मान लेते थे, ठीक है। तो भाई क्या बन जाता था, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क था इसको मैं एक्स से रिप्लेस कर देता था। एक्स, ये पूरा का पूरा, ये 2R, ये R, ये R, ये A, ये B। अब आइडिया वही था बेटा कि R A B है ना, A और B के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों तो उसके साथ पैरेलल में हैं और फिर टोटल सीरीज में, तो R प्लस R, ये 2R हो गया था, 2R प्लस 2R इंटू एक्स ओवर 2R प्लस एक्स। और भाई ये जो आर ए बी जो बच्चों होता था, आर ए बी को हमने एक्स माना ही हुआ था, तो एक्स इज इक्वल टू 2R प्लस, अच्छा ऐसा इसको एलसीएम ले लो, 2R इंटू 2R प्लस एक्स प्लस 2RX डिवाइडेड बाय 2R प्लस एक्स। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। ये हो गया भाई 2RX प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला देखो बेटा क्या होगा, ये 4R स्क्वायर प्लस 2RX, और एक 2RX और है तो प्लस 4RX। एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2RX और माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो एक्स में क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी विच इज इक्वल टू 2R प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो गया भाई 4R स्क्वायर माइनस 4A इंटू सी इज माइनस 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। तो 2R प्लस माइनस बेटा 16 और ये कितना हो गया रूट 20R स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सॉल्व कर लो भैया। x इज इक्वल टू 2R प्लस माइनस ये बेटा ये भी 2R और रूट ऑफ 5/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा R, देखो माइनस वाला तो साइन आ नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो प्लस रूट 5R। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऐसे मान लो। कर लोगे, ठीक है बेटा। चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं भी, देखो ध्यान से। आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस वायर या फिर जीरो पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल, ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको। देखो किस तरह से करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस वायर।
ऑल्दो जीरो रेजिस्टेंस वायर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज़ होगा बेटा। सोचो कि बेटा अगर कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो उसके अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप कितना बोलते हो भाई, कि सर उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर हुआ। वहीं पर अगर एक ऐसा वायर, इस तरह से बेटा उसको डिनोट करेंगे जीरो रेजिस्टेंस वायर को, सिंपल, कोई रेजिस्टेंस यहाँ शो नहीं करेंगे, तो भाई अगर इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा तो बड़ा सिंपल सी बात है कि V इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, I इंटू ज़ीरो विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि जीरो रेजिस्टेंस वायर में किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब जरा एक बात सोचो कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप कहीं नहीं होगा तो इसका मतलब वो वायर जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है वो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे ही होंगे। ऐसे समझो बेटा, लाइक दिस। बहुत छोटा सा एक फैक्ट बताता हूँ आपको। मान लो आपने किसी रेजिस्टेंस R को ऐसे यहाँ से ये कुछ करंट आई आ रहा होगा, आपने ये पॉइंट A और पॉइंट B यानी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसे कनेक्ट कर दिया, किसको, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर को। अब जरा आप एक बात सोचो बच्चों कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हो ऐसे ऐसे और ऐसे, मान लो A पॉइंट पर पोटेंशियल आपका VA है, A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, VA। तो क्या जब मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ तो क्या कोई रास्ते में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्या? कहीं पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। इसका मतलब आप फिर कहाँ पर पहुँच गए, B पर। अगर A से आप B पर चले, रास्ते में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, A और B सेम पोटेंशियल पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि A एंड B आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल, वो सेम पोटेंशियल पर है। एक बात तो ये हो गई। अब बेटा इसमें ना बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें बस बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जिन दो पॉइंट्स को जीरो रेजिस्टेंस वायर से आप कनेक्ट कर दोगे, सिर्फ उन दो पॉइंट्स को आप क्या करोगे, सेम पोटेंशियल पर मान लोगे, है ना। जिन पॉइंट्स को जीरो रेजिस्टेंस वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट करेंगे, उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बस। और भाई जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा बेटा, उन दो पॉइंट्स को मैं क्या कर सकता हूं, एक ही फॉर्म में लिख सकता हूं, और ऐसे पॉइंट्स को सर्किट में एक साथ लिखा जा सकता है। ये बात है भाई, क्लियर है। यानी कि इस वाले केस में बेटा आप A और B को क्या कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो। देखो बड़ी मज़ेदार बात आने वाली है। ये जो भी मैंने एक एग्जांपल लिया, यानी कि आप A पॉइंट को और B पॉइंट को एक साथ लिख दोगे, तो A और B के बीच में तो एक इस तरह से रेजिस्टेंस आ गया, और A और B सेम पोटेंशियल पे है। तो बेटा यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का होना और ना होना कोई फ़र्क नहीं डालता। यानी कि दिस रेजिस्टेंस, भाई वो एक रेजिस्टेंस जिसके एंड्स को मैंने जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया, वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स इनवैलिड इन द सर्किट। इसका एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल देखो, यहाँ से समझ में आएगा। ये R1 बेटा, ये R2 बेटा, ये R3। आपसे कोई पूछ ले कि भाई A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो A और B के बीच में बेटा ध्यान से अगर आप देखो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो ये रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस विल बी इनवैलिड, यह इनवैलिड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो बेटा RAB की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3।
ये बात ध्यान रखना कि जिस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली क्रॉस किया है ना, डायरेक्टली जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट किया है, वो रेजिस्टेंस इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और तरीके से जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें पता लगेगा कि सिर्फ ऐसे ही करेंगे। अदरवाइज मैं कैसे देख सकता हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में, कि भाई जिन दो पॉइंट्स को आपने जीरो रेजिस्टेंस वायर से बेटा कनेक्ट कर दिया है वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। इस पर क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा ध्यान से। इसमें बेटा काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा सर्किट्स में यूज़ होते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा। देखो ये बेटा R1, ये R2 और ये R3, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। क्वेश्चन में पूछा हुआ है RAB क्या होगा, A और B के बीच का रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा ध्यान से समझो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। भाई ये पॉइंट A है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं आया बेटा, तो इस पॉइंट को भी A ही नाम लिख दो, या आप ऐसे कर सकते हो, पहले सबको नाम लिख दो। B पॉइंट लिखा हुआ है, इसको C लिख दो और इसको D लिख दो। देखो अपने अपने तरीके, जिसको जो बढ़िया लगे वो कर सकता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखो कुल मिला के आपको बेटा क्या करना है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप देखो A पॉइंट और D पॉइंट, A और D को आपने जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, A एंड D आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल। एक बात सिमिलरली बेटा C पॉइंट और ये B पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट को भी आपने क्या किया हुआ है, जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो B एंड C आर एट सेम पोटेंशियल, वो भी सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। अब जरा आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे बेटा, ये A पॉइंट और ये B, जिन दो पॉइंट्स के बीच में बनाना है पहले उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। A के साथ कौन सेम पोटेंशियल पर है, D को, तो D को यहीं लिख दो। B के साथ कौन सेम पोटेंशियल पर है, C पे, C को यहाँ लिख दो। अब जरा आप अपने ओरिजिनल सर्किट में देखो बेटा, A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, ये पॉइंट A रहा, यह पॉइंट C रहा, और आप इसके बीच में क्या कनेक्ट कर दो बेटा, एक R1, ये हो गया है। अब देखो C और D के बीच में R2, ये C और ये D, इसके बीच में R2, ठीक है भाई। और अब एक और रेजिस्टेंस बच गया D और B, उसके बीच में R3, ये D और ये B, और इसके बीच में आपने R3 कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से बड़ा सिंपल हो गया कि सर यहाँ पे जो 1/RAB है ये पैरेलल आ गए ना तीनों, इट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आंसर आ जाएगा। एक और तरीका बेटा क्या था कि ये पॉइंट A है तो मैं इसको भी A लिख देता, ये पॉइंट B है तो मैं इसको भी B लिख देता, और फिर कर लेते, उससे भी हो जाता। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखो एक मतलब इसको सिर्फ एक तरीका है इसको अलग से नाम लिखने का, वो बता देता हूँ आपको। वो भी काफ़ी लोगों को वो फॉर्म भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बच्चों को। ये देखो बेटा, ये A था, ये B, और चलो ये R1, ये R2 और ये R3। तो बेटा ये A है तो ये भी A हो गया, ये B है तो ये भी B हो गया। मैं इस मेथड को थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ, कारण क्या है कि इसमें कई बार रेजिस्टेंस छूट जाता है हमसे। तो भाई A पॉइंट ये और एक B पॉइंट ये, बट इसको भी थोड़ा सा ध्यान से करो तो हो जाएगा। देखो A और B के बीच में ये रेजिस्टेंस R1, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R1, B और A के बीच में एक और R2, ये लो, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये मेथड भी ठीक है, तो सेम ही रिजल्ट आएगा, चाहे आप इससे कर लें चाहे उससे। तो यानी आपको ध्यान क्या रखना बेटा, जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस जीरो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट है उन दोनों को पोटेंशियल सेम कर दो और उनको एक साथ लिख दो, और फिर सर्किट को रीड्रॉ करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत जरूर आपको करनी पड़ेगी, तभी इस तरह का क्वेश्चन हो पाएगा। और देखो बेटा और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर।
चलो देखो, जो अभी किया था बिल्कुल उसी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन। ये लो बेटा, ये आर, ये आर, ये आर, ये ए, ये बी। देखो पहले वाला क्वेश्चन ये समझ में आ गया, पहले किया था। तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं? तीनों रेजिस्टेंसेस बेटा सीरीज़ में हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आर ए बी जो आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू R/3। ठीक है, अगला देखो ये, अब देखो जरा, ये पॉइंट ए है बेटा, ये देखो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, मैं इसको भी क्या लिख देता हूँ ए। यहाँ भी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, मैं इसको ए लिख देता हूँ। यहाँ भी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, इसको ए लिख देता हूँ। चलो इस सर्किट को रीड्रॉ कर लो बेटा, ये ए और ये आपका बी। ए और बी के एक बीच में एक रेजिस्टेंस आर है, आप भी आर एक रेजिस्टेंस लगा दो। फिर देखो ए और बी के बीच में एक और आर है, आप भी एक और आर लगा दो। फिर ये वाला हो गया, ए और बी के बीच में फिर आर है, ये लो ये आर, और फिर अल्टीमेटली एक और है ए और बी के बीच में आर। तो आप देखोगे बेटा कि 4 रेजिस्टेंसेस, इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ गए हैं। तो भाई यहाँ से आर ए बी की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू R/4। कोई इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो तो ये वाली फॉर्म में याद होनी चाहिए, ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है भाई, और देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एक चलो बढ़िया सा क्वेश्चन एक बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 ये लो जी, बढ़िया सा सवाल ए और बी के बीच में। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। RAB पूछा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। चलो मैं करता हूं जरा। देखो बेटा देखो, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, इसकी नेमिंग कर लेता हूँ बेटा। ये C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, ये पॉइंट आपका क्या हो गया F, और भाई ये पॉइंट B ही हो गया। चलो बहुत बढ़िया, देखो मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। पहले जरा देखो कौन कौन से पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं। तो भाई देखो जरा, यहाँ से A से चले और E तक आ गई, इसका मतलब भाई क्या हो गया, ए और ई सेम पोटेंशियल पर होंगे, उनको एक साथ रखा जाएगा। अगला पॉइंट सी और बी, यानी कि बी और सी को भी साथ रखा जाएगा। और भाई एक डी पॉइंट और एफ पॉइंट है, डी पॉइंट और एफ पॉइंट। आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, ये आसान क्वेश्चन होगा बेटा, तो आसान जब क्वेश्चन होगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होना है, थोड़ा और केयरफुल होना है कि आसान क्वेश्चन में कोई गलती ना कर दें। आप जरा ध्यान देखो, यहाँ पे बेटा आपने कितने पॉइंट्स प्लॉट किए थे, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ पे जितने पॉइंट्स थे आपने सबका हिसाब किताब देख लिया। अब आपको रेजिस्टेंस जो निकालना है वो ए और बी के बीच में निकालना है। तो पहले तो ए और बी के बीच में सुंदर सा डिज़ाइन बना दो जो मैंने बताया है आपको। ये लो जी, ए के साथ ई सेम पोटेंशियल पर, तो ई को भी यहीं रखो। बी के साथ यानी ए और ई का काम हो गया है, बी के साथ सी सेम पोटेंशियल पे है, तो सी को लिख दो बेटा यहाँ पर। अब एक पॉइंट रह गया है, कौन सा, डी और एफ। मैं कहता हूँ डी और एफ को यहाँ रख दो, क्या दिक्कत है।
दिस इज डी एंड एफ। कभी बीच में मत रखने की कोशिश करना, सर्किट बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। देखो अब भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में आर, ए ये रहा और सी ये रहा। अब सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको थोड़ा बाहर क्यों रखा है बेटा। बाहर इसलिए रखा क्योंकि ये यहाँ होता तो फिर आपको नेटवर्क बनाने में दिक्कत आती। अब एक सी और डी के बीच में आर है बेटा, ये सी है और ये डी है, तो ये आर हो गया आपका, हो गया भाई। डी और ई के बीच में आर है, ये डी है और ये ई है, इसके बीच में आर है, ये लो जी आर हो गया। फिर ये डी और ई के बीच में भी हो गया ना भाई, तो ये हटाओ ना इसको। ई और एफ के बीच में भी आर है बेटा, ये ई और ये एफ, ये लो ये आर। और एक एफ और बी के बीच में आर है, ये एफ है बेटा और ये बी है, तो ये ऐसे लगा देता हूँ। मुझे लगता है इस नेटवर्क को सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो इतना बड़ा अजीब सा सवाल लग रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, वो एक्चुअल में इसका रेजिस्टेंस पूछना चाहता है। ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हो बेटा। ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो ये r/2। ये दोनों भी कैसे हैं पैरेलल में, तो ये भी r/2। ये r/2 और ये r/2 ये सीरीज में है। तो अल्टीमेटली बेटा ये डायग्राम कैसा बनेगा आपका, बी ये ए। अब उन पॉइंट्स को बार बार मत लिखो। और ऊपर भी ये क्या आ गया बेटा, आर। तो आर ए बी बेटा क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू r/2। नोट करो बेटा जल्दी से। इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है कि बिना मेरे बताए, बिना अब और कोई ज़्यादा मेहनत की आप कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस बेटा लिखता हूँ, फिर वो ट्राई करेंगे हम लोग। सिक्स ओम, 12 ओम, 8 ओम, ये भी 12 ओम और ये 6 ओम। ये पॉइंट बेटा ए और ये पॉइंट है आपका बी। आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो भी ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए है बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ, तो इस पॉइंट को भी मैं ए ही नाम दे देता हूँ। इसको कुछ अलग नाम रखना पड़ेगा, इसको मैंने सी नाम लिख दिया, लेकिन इसको सी लिख दिया तो बेटा ये भी सी हो गया। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी हो गया। आपने जितने भी पॉइंट्स थे उन सब के नाम कर दिया है ना। सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि उसका नाम लिखना है। अब आपको ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है भाई, ध्यान से देखना भाई। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट भी है भाई, सी पॉइंट भी लिख दो। तो देखो भाई, ए और सी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ए और सी के बीच का एक 6 ओम लिख दिया। ए और सी के बीच में एक 12 ओम का हो रहा है, ये रहा, तो ये 12 हो गया। ए और बी के बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस। सी और बी के बीच में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये 12 ओम का हो गया बेटा। एक सी और बी के बीच में 6 ओम का है, ये 6 ओम का हो गया। फिर से सिंपल क्वेश्चन हो गया। 6 और 12 बेटा कैसे हैं, 6 और 12 पैरेलल में, ये 6 और 12 भी पैरेलल में है। तो 6 और 12 का जब आप पैरेलल सोल्व करोगे तो 6 × 12 और 6 + 12 इज 18, तो बेटा ये 4 ओम आ जाता है। तो ये सर्किट अब आपका कैसे बनेगा ए और बी के बीच का, देखो भाई, इस कॉम्बिनेशन का 4, जो इधर वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी 4, और ये कितना हो गया, ये 8। तो अब 8 और 8 आपस में क्या है, पैरेलल में। तो अब जो आर ए बी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4 ओम। सो 4 ओम इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कर लो नोट जल्दी से, और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं।
ये क्वेश्चन है, इसकी मैं वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ। चलो, ये ए और ये बेटा बी, 6 ओम, 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये मैंने बेटा लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी बोले ना इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको ये मान के चलना है कि उन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, देखो तो भाई ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया भाई ए, ये पॉइंट कुछ सी हो गया। ये तो आसान सवाल हो गया मुझे लगता है। ए ये बेटा और बी ये हो गया। ए और सी भी है एक पॉइंट, ए और सी के बीच में 6, ये 6, सी और ए के बीच में एक और 6 है, ये लो ये 6, ए और बी के बीच में 6 ओम है, ये लो, और भी बी और सी के बीच में ये 3 और 6 9, ये 9, 6 और 6 पैरेलल में, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो गया बेटा 6/2 इज 3, 3 और 9 अब सीरीज में है तो 12 और 6 पैरेलल में है, तो आंसर इज 4 ओम। आंसर इज 4 ओम। तो देखो कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, वो जीरो रेजिस्टेंस वायर पे तो नहीं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाना है। बेटा एक बार इस क्वेश्चन में मज़ा तभी आएगा जब एक बार इसका आंसर आप खुद से कैलकुलेट करो, फिर आप देखोगे कि क्या गलती आप कर रहे हो, या और बिना गलती की कर लो तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। सब रेजिस्टेंसेस 10 ओम मान लो, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। देखो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। आर ए बी बताओ, आर ए सी बताओ, आर ए डी बताओ। कॉन्सेप्ट यहीं सिखा देंगे, इसमें कॉम्बिनेशन और बनाए जा सकते हैं। एक बार के लिए बेटा इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करो, जल्दी से करो बेटा, जल्दी से। देखो भी बेटा जब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो देखो भाई एक बात आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि करंट ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज्ड पाथ। सिर्फ करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में ही मूव करेगा। तो भाई जिस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो ही नहीं करके गया उस रेजिस्टेंस का सर्किट में होना या ना होना एक ही बात है। अब ये देखो जब आप ए और बी के बीच में बेटा जब बैटरी लगाओगे कोई, तो अब जरा ध्यान से दो कि करंट उस ये जो दो रेजिस्टेंसेज हैं, यह वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, इनके बीच में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो बेटा उस केस में यानी कि जब मैं आर ए बी कैलकुलेट करता हूँ ना, फर्स्ट पार्ट सॉल्विंग तो ठीक है, वो मैथमेटिकल पार्ट है, वो तो हो ही जाएगा, कैलकुलेशन तो कर लेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सर जो सर्किट जो हमारा बनेगा ना वो ये बनेगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस था और ये वाला जो रेजिस्टेंस था, अगर ए और बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो दे बिकम्स इनवैलिड। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है ना बेटा। अब तो आप आर ए बी कैसे निकाल दोगे, वो बहुत आराम से निकाल दोगे। देखो 10 10 10 ये तीनों कैसे हैं सीरीज में, तो ये तो 30 आ गया। 30 और 10 आपस में क्या है, पैरेलल में, तो 30 × 10 और 30 + 10 इज 40। और ये जो बेटा कॉम्बिनेशन आएगा ये 10 और 10 के साथ सीरीज में है, तो 20 और इसमें जोड़ दो, तो भाई ये हो गया 30 + 80/4, 110/4 ओम। ये तो ए और बी के बीच में आएगा, ठीक है, ये तो ए और बी के बीच में आएगा। इसी तरीके से बेटा
अब बात कर लो किसके बीच में, ए और सी के बीच। जब आप ए और सी के बीच में बैटरी लगाओगे कुछ इस तरीके से, तो बेटा मुझे बहुत अच्छे से मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इस बार क्या हो जाएगा, दीज टू रेजिस्टेंस बिकम्स इनवैलिड। कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं सिर्फ सर्किट बना रहा हूं बेटा। और ये और ये, बस अब आपको ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, बस इसका रेजिस्टेंस आप निकाल लो। तो आप देखो कि शायद वो पिछले वाला ही आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा बेटा जो 110/4 है, आर ए सी में सिमेट्री है इसलिए ऐसा आ गया। जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा आए, यहाँ तो सब रेजिस्टेंसेस सेम थे इसलिए बेटा ऐसा आ गया। अब जो तीसरा पार्ट है बेटा ए और डी के बीच में, किसके बीच में, ए और डी के बीच में, उस केस में देखो क्या होगा। होना तो वही है, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। जब आप ए और डी के बीच में कैलकुलेट करेंगे ए और डी, तो यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये खत्म हो जाएंगे। तो अब जो आपका सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा भाई। ए और डी, तो सी वाला तो खत्म हो गया और ये बन जाएगा भाई, ये डी 10 10 10 10 और 10 और ये 10 और ये ए, ये बनेगा। तो देखो बेटा ये 10 और 10 आपस में क्या है, सीरीज में, तो 20 बन गया, इसका भी 20 बन गया। 20 और 20 आपस में क्या है, पैरेलल में, तो वो 10 बन गया। 10 10 और 10, तो बेटा इसका जो आंसर आ गया है ना, 10 10 और 10 सीरीज में है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30 ओम। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, इस तरह का जो नेटवर्क होगा, उसका रेजिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये बेटा हमारा इसमें एक सिमेट्री वाले पार्ट और बचेगा बेटा। वो सिमेट्री वाला पार्ट जब मैं आपको एक बार केवीएल केसीएल समझा दूंगा उसके बाद बताएंगे उसको, है ना। तो यानी कि बस इसमें एक टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, एक टाइप का जो रेजिस्टेंस और कैलकुलेट करना है, वो पार्ट रह गया। बाकी हमने जो कॉम्बिनेशन थे, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, वो कर लिए हैं। देखो भैया, नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात हमने बेटा पढ़ी थी ना कि जो कंडक्टर्स के केस में क्या कर रहा था, इनफैक्ट सेमीकंडक्टर के केस में भी जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपने वो रेजिस्टिविटी की टर्म में एक एक्सप्रेशन भी पढ़ा था बेटा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो आपने यहाँ पढ़ा था कि रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टो। याद आ रहा होगा बेटा जो हमने ओम्स लॉ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो डिराइव किया था। तो भाई अगर क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि अब जो कॉलिजन पहले 5 सेकंड में हो रहे थे, वही उतने ही नंबर ऑफ कॉलिजन इस बार क्या होंगे, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, बहुत कम समय में हो जाएंगे। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी बेटा। ये डिस्कशन जो सारा का सारा मैं कर रहा हूँ ये कंडक्टर्स के लिए कर रहा हूँ, एक बात तो ये ध्यान रखना, दिस इज इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बेटा बढ़ेगा। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे कैसे बढ़ेगा। सो आप यहाँ पे बात लिख सकते हो कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन कंडक्टर्स और इन मेटल्स। और इसका उल्टा भी ट्रू है ना, तो वो बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रखनी है कि इन सेमीकंडक्टर्स
इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। उस केस में बेटा जो रेजिस्टेंस है वह घट जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। अब जो रेजिस्टिविटी है बेटा ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, इसका एक एक्सप्रेशन है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। दिस इज हाउ द रेजिस्टिविटी वेरीज विद द टेम्परेचर। तो यहाँ से तो एक बात बेटा समझ में आ रही है कि जो रेजिस्टिविटी है ना, पहले तो ऐसे लिख लो, रो इज व्हाट, इट्स रेजिस्टिविटी, इट इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। इस T टेम्परेचर के ऊपर रो नोट है वो क्या चीज़ होगा बेटा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर, एट रेफरेंस टेम्परेचर, इनफैक्ट वी कैन से एट रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट। T नॉट जो रेफरेंस टेम्परेचर है उस पर जो रेजिस्टिविटी है उसको हमने किससे डिनोट किया है, उसको बेटा R नॉट से डिनोट कर रहे हैं। ये जो अल्फा जो है, अल्फा, दिस इज नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेटा ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके जो यूनिट है, यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। यह हमें क्या बताएगा कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदलने पर, तापमान बदलने पर जो रेजिस्टेंस है वह कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये बताएगा हमें। यानी कि आपको क्या बताएगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ये बताएगा बेटा। यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होगा। अल्फा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बेटा कि ये जो देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सप्रेशन बढ़ेगा, एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव। वह अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वह अल्फा की वैल्यू बेटा नेगेटिव हो जाएगी। एक चीज और, फॉर मैनी मेटल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज नियरली 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्टली लगभग के लिए इसी ऑर्डर का होता है, 10⁻³ ऑर्डर का होता है बेटा। ये क्लियर है। एक इसमें बेटा ग्राफ भी है, एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ दिया हुआ है, वो हमको पता होना चाहिए, वो याद होना चाहिए ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं उस पर। देखो क्या ग्राफ है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो बेटा ये है ग्राफ, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है फॉर कॉपर। आप कॉपर बोल लो या फिर आप क्या बोल सकते हो, किसी भी मेटल के लिए बोल सकते हो कि किसी भी मेटल के लिए किस तरह का ग्राफ बनेगा। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है बेटा इस तरह का, क्योंकि कारण क्या है ना बेटा कि जो आप ओम्स लॉ की बात करते हो, ओम्स लॉ को ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे ऐसे कंडक्टर्स को या ऐसे मटेरियल्स को क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर्स। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो ओम्स लॉ जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो डेविएट होना शुरू हो जाता है। कंडक्टर्स जो है ओम्स लॉ से डेविएट होना शुरू होते हैं। तो लो टेम्परेचर पे ओम्स लॉ होल्ड्स गुड, है ना। तो ये बेटा कॉपर के लिए हो गया। एक हमारे पास एक एलॉय होता है बेटा नाइक्रोम का, निकल प्लस क्रोमियम।
इसको इसके क्या होता है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसको यूज़ करते हैं किसमें, जो हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स बनाते हैं उसमें। तो उसमें रो और टी के बीच का टेम्परेचर वेरिएशन बेटा ऐसा आता है ना। और कंडक्टर्स के केस में, सेमी कंडक्टर के केस में सॉरी, वे बेटा इस तरह का वेरिएशन आएगा, ये सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर के केस में। ये 3 ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर बेटा गिवन है, आपको तीनों याद होने चाहिए ना, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ ये। चलो भैया, तो ये तो रेजिस्टिविटी पढ़ा बेटा। जैसे जो रिलेशन रेजिस्टिविटी में आता है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, बिल्कुल उसी तरह का रेजिस्टेंस में भी आता है ना। इन जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो रेजिस्टेंस में पूछे जाते हैं विद द टेम्परेचर वेरिएशन। तो टेम्परेचर वेरिएशन में उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, R इज इक्वल टू आर नॉट, सबको याद हो गया बहुत अच्छे से, प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सबको पता है ये R क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस एट रेफरेंस, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। ये जो T टेम्परेचर है इस पर बेटा R नॉट इज रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर क्या है, वही T नॉट है। एल्फा क्या चीज़ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी भी बेटा जो यूनिट है वो पर डिग्री सेल्सियस है। और ये भी हमें क्या बताएगा कि पर डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है। इसी फॉर्मूले को बेटा बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में जो बहुत बार हमें काम आएगा, उसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा मैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू एल्फा। इसी फॉर्म को बेटा एक नई फॉर्म में लिख दिया है, ये बहुत बार काम आता है। R2 इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, R1 इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, और एल्फा वो कॉफिशिएंट है ही उसका रेजिस्टेंस का, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसी फार्मूले को बेटा कोई नया फार्मूला नहीं लिखा है, इसी को ना आप जरा सिंप्लीफाई करोगे बेटा, R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी माइनस टी नॉट, तो R माइनस आर नॉट, तो ये R माइनस आर नॉट, और बेटा उधर से क्या हुआ आर नॉट इंटू एल्फा, वो R1 इंटू एल्फा, और T2 माइनस T1। उसी फॉर्म को ऐसे लिख दिया। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा इस फॉर्म को यूज़ करना। अब इस पर ज़रा क्वेश्चंस मैं करता हूँ। देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन है, यही कर लेते हैं इसको। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये IIT ने पूछा है ये क्वेश्चन, मैं नहीं बताऊंगा, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे। आप अपना आंसर ज़रा लिखें। ये ग्राफ दे रखा है, आपके पास ऑप्शन है बेटा, T1 ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर है, T1 एंड T2 आर टेम्परेचर, सेम ही मटेरियल है, सेम मटेरियल को अलग अलग टेम्परेचर पे उनका एक ग्राफ प्लॉट किया आपने। T1 इज इक्वल टू T2 एंड T1 इज इक्वल टू 2T2। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना भी, करो जरा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज नॉट VI ग्राफ, दिस इज IV ग्राफ। मुझे ये तो पता है कि VI ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वह रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, और जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। यहाँ क्या होगा बेटा, उल्टा होगा। तो जरा आप एक बात देखिए कि यानी कि ये वाला जो इसका जो स्लोप है ना, T2 वाला जो स्लोप है, ये स्लोप कम है, स्लोप कम है तो ये उल्टा होगा, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा मैं रेजिस्टेंस R2 मान लूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1 मान लिया जाए, तो IV ग्राफ स्लोप का उल्टा होने वाला है। यहाँ स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो एक बात तो समझ में आ गई सर, R2 इज़ ग्रेटर देन R1, और बेटा अगर R2 ज़्यादा है तो इसका मतलब T2 भी ज़्यादा होगा T1 से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। और क्वेश्चन करते हैं बेटा इस पे, जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ ज़रा। देखो मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस, लिख लो बेटा।
कह रहा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर is 0.00125 per degree Celsius at 300 Kelvin. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm at, बेटा ऑप्शंस हैं हमारे पास 1154 केल्विन, ऑप्शन बी 1100 केल्विन, ऑप्शन सी 1400 केल्विन एंड ऑप्शन डी 1127 केल्विन। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बेटा फॉर्मूला अभी आपको एक लिखवाया था, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ओवर R1 अल्फा, ये है। T2 मुझे चाहिए, T1 कितना है 300 केल्विन है भाई। तो जिस टाइम पे T2 था 300 केल्विन था बेटा टेम्परेचर, उस टाइम पे रेजिस्टेंस 1 ओम था, है ना 1। अच्छा, और जिस टाइम पे टेम्परेचर वो पूछ रहा है उस टाइम पे रेजिस्टेंस 2 आपको चाहिए। R1 इज अगेन 1, सॉरी R1 इज 1 और अल्फा की वैल्यू बेटा है 0.00125। तो देखो भाई कैसे आएगा, इसको सॉल्व कर लो। T2 माइनस 300 इज इक्वल टू, बेटा ये क्या आ गया 1, तो 1 अपॉन ये हो गया 125 और 1 2 3 4। तो बेटा T2 माइनस 300, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 800 आ गया। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई 1100 केल्विन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। और करते हैं बेटा, और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा इस पे। नोट करो बेटा क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब फिलामेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब फिलामेंट is 100 ohm at a temperature of 100 degrees Celsius, is 100 degree Celsius, and its temperature coefficient of resistance is 0.005 per degree Celsius. Its resistance becomes 200 ohm at a temperature of, IIT मेंस ने पूछा बेटा क्वेश्चन, किस टेम्परेचर पे, ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, कर लेते हैं सॉल्व। किस टेम्परेचर पर 200 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला फिर से वही यूज़ करते हैं। T2 वो मुझे चाहिए माइनस T1 इज इक्वल टू, इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे चाहिए वो 200 रेजिस्टेंस है, माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बेटा 0.05। सो बेटा T माइनस 100 इज इक्वल टू, ये 100 हो गया, 100 इंटू 5 और बेटा ये 100 और चला गया, 0.005 था ना बेटा ये, तो 1000। तो बेटा T माइनस 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ये 200 हो गया भाई। तो बेटा T की वैल्यू कितनी आ गई 300 केल्विन। टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पे 200 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है,
तो बेटा इस तरह के और क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, देखो ज़रा, ऐसे समझो, एक रेजिस्टेंस है बेटा या एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका जो अल्फ़ा है दैट इज़ अल्फ़ा 1। एक दूसरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अल्फ़ा 2। हमने क्या किया, इन दोनों वायर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। आपको क्या बताना है, इस वायर का अल्फ़ा इफेक्टिव कितना होगा, इफेक्टिव अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, देखो कैसे करेंगे बेटा। पहली बात तो देखो, ऐसे मान लो कि भाई किसी भी टेम्परेचर T पर जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो भी R इफेक्टिव तो कितना बन जाएगा बेटा, R1 प्लस R2, सिंपल यही होगा। सीरीज में जब आप दो रेजिस्टेंसेस को जोड़ोगे तो इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अब अगर आपने बेटा कुछ डेल्टा T टेम्परेचर चेंज कर दिया, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होगा, R1 की वैल्यू बदल जाएगी, लेट इट बी R1 डैश, और वो क्या होगी बेटा R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा T, ये बात होगी तो R1 डैश की। इसी तरह से बेटा R2 डैश आप लिख पाओगे कैसे, R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T, ये हो गया। और इसी तरीके से R डैश इफेक्टिव बेटा आप कैसे लिख पाओगे, R इफेक्टिव 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा T, ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या बच्चों। और भाई ये वाला जो टर्म है, अब जरा ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि ये स्टेप जो R इफेक्टिव 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा T है बेटा, ये किसके इक्वल है, मुझे लगता है ये R1 डैश प्लस R2 डैश के इक्वल है बेटा। ये जो R डैश इफेक्टिव है, आप जरा सोचो कि भाई अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो इसका भाई पहले वाला जो रेजिस्टेंस था उसका अब रेजिस्टेंस हो गया R1 डैश, ठीक है। जो ये दूसरे वाला जो था इसका जो रेजिस्टेंस हो गया बेटा वो R2 डैश हो गया है। और अब भाई अब इन दोनों को सीरीज में जब आपने जोड़ा हुआ है तो अब रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R1 डैश प्लस R2 डैश, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बट ये R इफेक्टिव को मैं इस फॉर्म में लिख पाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो यहाँ से R इफेक्टिव की वैल्यू बेटा क्या है, वो तो R1 प्लस R2 है इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा T इज इक्वल टू बेटा R1 डैश को मैं क्या लिख दूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे को आप ये इधर से नोट कर लो, मैं इधर इसको नोट सॉल्व कर रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा। देखो बेटा, तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा T इज इक्वल टू R1 डैश, R1 डैश इज R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा T प्लस R2 डैश को क्या लिखोगे बेटा, R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T। एक्चुअल में यह सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा T इज इक्वल टू ये R1 प्लस R1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T प्लस ये देखो बेटा R2 प्लस R2 अल्फ़ा 2 डेल्टा T, है ना। थोड़ा सा खुद बेटा पेन कॉपी यूज़ करो तो बात बनेगी। देखो भाई आगे ये तो एज इट इज़ ही लिखा रहने दो, प्लस ये भी एज इट इज़ ही रहने दो, अभी कोई यहाँ कुछ नहीं करना है इसके साथ। 1 प्लस अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा T, यहाँ से देखो ये R1 और ये R2 को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, तो इन दोनों को आप जब जोड़ देंगे तो वो R1 प्लस R2 बन जाएगा।
यहाँ से डेल्टा टी इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो बेटा बनेगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो ये R1 प्लस R2 और ये R1 प्लस R2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बन जाए, अब क्या बचेगा बेटा, R1 प्लस R2 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी इज इक्वल टू R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बच गया बेटा। ये वाला फैक्टर आ गया अभी यहाँ से। तो भाई अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो ज़रा ध्यान से, R1 प्लस R2 ये हो गया बेटा इसके साथ, R1 प्लस R2 ये इसके साथ हो गया। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है क्या? अच्छा जी, यहाँ पे 1 नहीं है ना बेटा, ओके ओके, यहाँ 1 नहीं है, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, यहाँ 1 नहीं है बेटा, डन, यहाँ 1 नहीं आएगा, वो स्टेप में गलती। तो अब देखो भाई यहाँ से ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा यहाँ से आपके पास अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 बाय R1 प्लस R2, ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे एक स्पेशल केस भी हो सकता है क्या, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, अगर ये रेजिस्टेंसेस बराबर हो जाते बेटा तो फिर उस केस में अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू आप देखो जरा क्या आएगी, वह वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, R1 अल्फा 1 प्लस R2, आप देखो ना यहाँ पे क्या लिखोगे, R अल्फा 1 प्लस R अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2R, R से R कैंसिल आउट, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा। इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो क्या होगा, बट आपको उससे भी बढ़िया रिजल्ट याद होना चाहिए, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच को कैसे रिलेट करोगे। सो अल्फा इफेक्टिव विल बी इक्वल टू R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एक क्वेश्चन जो आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं उसका सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, देखो क्या बेटा। एक तो ये जो अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस होंगे ना बेटा, अगर क्या हो जाएंगे, अलग अलग रेजिस्टेंसेस अगर होंगे और अल्फा 1 अल्फा 2 है, यानी कि जो ये जो सेम क्वेश्चन था अगर यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा आपको दे रखा है कि 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं, एक R, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 1, ये आप खुद से ट्राई करेंगे बेटा। ये रेजिस्टेंस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका कॉफिशिएंट अल्फा 2, तो इस केस में इसका अल्फा इफेक्टिव क्या होगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ इसका, आप ट्राई करेंगे खुद से सिमिलर पैटर्न पर, इसका रिजल्ट भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 आता है। ये रिजल्ट तभी आएगा जब दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर होंगे, उसके अलावा किसी भी कॉम्बिनेशन पर जो अल्फा इफेक्टिव है वो निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो आप जब सॉल्व करने की एक बार कोशिश भी कर सकते हो, डेल्टा टी जो है ना वो कैंसिल आउट नहीं होता दोनों साइड, तो इसलिए वहाँ से अल्फा इफेक्टिव फिर नहीं निकलता। तो ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बेटा दो, तो ये जो टेम्परेचर वाला था वो तो इतना ही है ना। आपको मैं ज़रा 2 छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ। एक बेटा बस 2 ही टर्म्स बताऊँगा जो हमें अगली क्लास में यूज़ होंगी। एक है एमीटर और एक है बेटा वोल्ट मीटर। एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर। तो भाई एमीटर जो है ना बेटा, एमीटर को यूज़ करेंगे फॉर करंट मेजरमेंट, फॉर करंट मेजरमेंट, ये बात ध्यान रखना, इसको करंट मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात क्या होगी इंपॉर्टेंट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ब्रांच, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ब्रांच। जिस ब्रांच में आपको करंट कैलकुलेट करना होता है ना भाई, उस ब्रांच में आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे,
ठीक है। एंड इट आइडियल जो एमीटर है, आइडियल एमीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। आइडियल जो एमीटर होगा बेटा उसका ज़ीरो रेजिस्टेंस होगा। जो प्रैक्टिकल जो एमीटर है या लेबोरेटरी जो प्रैक्टिकल और लैब एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो आप इसको ए से बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से। जिस भी ब्रांच में आपको करंट कैलकुलेट करना होता है उसमें आप उस एमीटर को उसी सीरीज में लगा देंगे, ये उस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू बता देगा, इसकी भी रीडिंग बता देगा। ये इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेकिन बाद में, अभी ये बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी तो अभी बता दिया है इसको। एक टर्म है बेटा वोल्ट मीटर, नाम से पता लग रहा है, फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, for measurement of potential difference between any two points of the circuit, between any two points। ये टॉपिक्स बेटा दोबारा से आएंगे, अभी सिर्फ वही बातें बता रहा हूं जो काम की हैं। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स के बीच में बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उन दो पॉइंट्स के बीच में इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। और आइडियल जो वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। माने कि अगर आपको मान लो कि इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है बेटा, तो इसके एक्रॉस ऐसे ही वोल्ट मीटर लगा दो, ये आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल बता देगा। तो बेटा जो आज हमने ये क्वेश्चंस किए इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगली क्लास में हम इससे आगे काम करेंगे। अब हम और थोड़ा सा इस चैप्टर की तरफ, मतलब बढ़िया क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी हैं। थैंक यू।